नमस्कार फ्रेंड्स। राइट मूव एकेडमी के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी के बारे में प्रोसेस चार्ट बनाएंगे, जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज दोनों करती हैं, लेकिन हम जो चार्ट बना रहे हैं वो बनाएंगे लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो कैसे बनाएंगे, तो मैं शेयर करता हूँ और हम मिलके साथ में ये चार्ट बनाएंगे। ओके, सो ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, एक्टिविटी चार्ट फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बाय लिस्टेड कंपनीज। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट में फर्क क्या है। प्राइवेट प्लेसमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है जिसमें इक्विटी, नॉन इक्विटी दोनों तरह की सिक्योरिटीज कवर्ड होती है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रेगुलेशन सेक्शन 62(1)(c) एप्लीकेबल होता है जब आप इक्विटी या इक्विटी कन्वर्टिबल इशू कर रहे हो, और जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाता है तो प्राइवेट प्लेसमेंट के सारे प्रोसीजर उसके ऊपर लागू होते हैं। अभी हम लोग लॉ में नहीं जा रहे, हम लोग डायरेक्टली एक ऐसी चेकलिस्ट बना रहे हैं कि जो मैनेजमेंट अगर हमसे मांगता है कि हम एक एक्स इन्वेस्टर को शेयर इशू कर रहे हैं, फटाफट हमको एक चेकलिस्ट दो या ब्रॉड प्रोसेस बताओ, तो उस एंगल से हम ये बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्टिविटीज के ब्रॉड हेड को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला है प्री बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंसिडर होना है, वो बोर्ड मीटिंग होने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें प्री रिक्विजिट्स है, इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद आपको टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई लिख रहे हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर आपको रेडी रखना है। इश्यू प्राइस किसको, इन्वेस्टर में अगर किसको देना है, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हम इशू करने वाले हैं, क्या इशू प्राइस पे करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है, इस पैसे का हम यूज क्या करेंगे, फिर ऑब्टेनिंग रेलिवेंट रिपोर्ट्स सर्टिफिकेट्स। सो अब हम इसको डिफाइन करें। इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन एंड ड्यू डिलिजेंस, इसमें हम क्या करते हैं, आपके जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर आप शेयर इशू करना चाह रहे हैं, तो प्रोविजनल अलॉटमेंट में कुछ कंडीशंस रहती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। क्या, सबसे पहले नेचर ऑफ इन्वेस्टर, दैट मीन्स एंटिटी क्या है, पब्लिक, प्रमोटर है, पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक है तो इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट है, इंस्टीट्यूशन है। फिर क्या, इन्वेस्टर
इज होल्डिंग एनी इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी। तो ये आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ती है इन्वेस्टर से कि क्या वो आपकी कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं कि नहीं। फिर आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ती है ऑल शेयर्स आर इन गुड। तो अगर किसी इन्वेस्टर के पास फिजिकल फॉर्म है तो वो एलिजिबल नहीं है। फिर वेदर एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी सोल्ड ड्यूरिंग 90 ट्रेडिंग डेज प्रायर टू जर्मिनेट डेट क्या होती है ये अपन एक्सप्लेन करें। फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद एक कमिटमेंट लेटर, क्योंकि आप एक बोर्ड मीटिंग का प्रोसेस चालू करने वाले हैं। तो अगर कोई कमिटमेंट है ही नहीं और बाद में मुकर गया तो आपको तकलीफ है, इसलिए कमिटमेंट लेटर जिसमें हम इन्वेस्टर से एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेते हैं कि वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में सब्सक्राइब करेगा, उसकी होल्डिंग को लॉक इन करवाएगा और सब कंडीशंस वो फुलफिल करा। तो ये है पहला प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के बाद आपको क्या मिलेगा फाइनली। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा इन्वेस्टर का नाम, लेटर से राइट व्यू एकेडमी, ये आपका एक इन्वेस्टर का नाम है। अब ये इन्वेस्टर के नाम की टाइप क्या होगी, बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ से आपको अब इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो आपको इसका एस बी ओ भी चाहिए, नेम ऑफ अल्टीमेट कौन। अब यहाँ से आपको इसके बाद क्या मिला, 500 शेयर्स कहाँ पे, डीमेट अकाउंट में। कौन से, एचडीएफसी बैंक पे। फिर कंफर्मेशन, और क्या चाहिए हमको इससे, क्या क्या मिला, बॉडी कॉर्पोरेट है, 500 शेयर्स हेल्ड है, डीमेट अकाउंट है, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट मंगाए, शेयर्स, ठीक है। ये इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन से ये आपको आउटपुट मिलेगा। और एसबीओ है मिस्टर गौरव, हाँ ये पहला प्रोसेस। ओके, अब हम इसको नेक्स्ट तो छोटा कर देते हैं। ये पहला पेज हो, तो ये इसमें कीजिए, अगले पेज पे आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक को लिखें। नेक्स्ट है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या देखना है, आपको चाहिए एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, पब्लिक की
फिर करंट इशू प्रपोज प्रमोटर को कितना, पब्लिक को कितना, और पोस्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कैपिटल, अब इसमें ध्यान क्या रखना, यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है टेक ओवर को। क्यों? प्रमोटर साल में 5% से ज्यादा बिना ओपन ऑफर के स्वीपिंग एक्विजिशन नहीं कर सकते। पब्लिक शेयर होल्डर 24.99 से ज्यादा नहीं जा सकते। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना। फिर और लिखते हैं, ध्यान क्या रखना, स्वीपिंग एक्विजिशन लिमिट्स फॉर प्रमोटर कितना है, 5% इन फाइनेंशियल। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि इक्विटी शेयर में 5% इमीडिएटली ट्रिगर होगा। वारंट अगर आप करते हो तो 5% से ज्यादा इशू कर पाओगे, लेकिन साल में 5% से ज्यादा आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और पब्लिक के केस में लेस देन 25% होना चाहिए। ये आपको यहाँ ध्यान रखना। इससे डुप्लीकेट करें और इसको मिला दें। हम सब रिव्यू करेंगे एक बार बनने के बाद, पहले साथ साथ हम क्या क्या थॉट प्रोसेस चलता है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी वो थॉट प्रोसेस जान पाएंगे कि चीजें कैसे होती हैं। ओके, यहाँ पे ये देखना पड़ता है, और क्या देखना पड़ता है, क्यों चाहिए ये स्ट्रक्चर, नीड फॉर वैल्यूएशन। ये क्या है, अगर आपके इशू में अलॉटमेंट किसी एक पर्सन को अलॉन्ग विद एक्टिंग इन कंसर्ट पोस्ट इशू कैपिटल का 5% से ज्यादा हो रहा है, तो आपको एक रजिस्टर्ड वैल्यू की वैल्यू रिपोर्ट लगती है। अलॉटमेंट 2% एनपीएस greater than 5% of post value। ठीक है, तो यहां से हमें निकल के आएगा ये देखिए करंट इश्यू प्रमोटर। जैसे लेटर से प्रमोटर को हम 5 लाख शेयर दे रहे हैं, और पब्लिक को भी 5 लाख शेयर दे रहे हैं। जल्दी तो नहीं ना, क्योंकि आराम आराम से तो अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल कंपनी की प्रमोटर्स के पास 1 करोड़ थे और पब्लिक के पास 1 करोड़ थे, तो पोस्ट कैपिटल हो जाएगी 1 करोड़ 5 लाख, पब्लिक की भी हो जाएगी
8 करोड़ 5 लाख। तो 5% ट्रिगर हो रहा है, तो हम इसको कर दें 5 करोड़। 5 करोड़, 10 करोड़ कैपिटल थी, 5 5 लाख इशू कर दिए, तो भी ये कैपिटल हो, तो 10 करोड़ 10 लाख। 10 करोड़ 10 लाख, तो ये था टोटल 10 करोड़। ठीक है, और इशू आपने कितने शेयर किए? 10 लाख। ठीक है, तो ये आइटम था टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने आइडेंटिफाई किया कि हम 10 लाख शेयर देंगे, 5 लाख प्रमोटर को, 5 लाख पब्लिक को, जिसके बाद हमारी कैपिटल हो जाएगी 3 करोड़। जीरो कोमा को मिला दे, समझने में आसान है। 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 5 लाख, 5 लाख, कैपिटल हो गई 10 लाख। नई कैपिटल हो गई अब आपकी 10 करोड़ 10 करोड़, जो कि 5% की लिमिट से नीचे है, पब्लिक का 25% से नीचे है। वैल्यूशन रिपोर्ट लगेगी नहीं, क्योंकि दोनों मिला के भी 5% नहीं होगा। तो ये था हमारा टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना। ओके, तो पहले हमने क्या किया? इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हमने टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर निकाला। थर्ड आइटम इशू प्राइस। अब आपकी कंपनी के शेयर है, आपकी एसेट है, आप किस रेट पे देना चाहो? तो यहाँ पर लिस्टेड कंपनी में रूल्स चलते हैं। क्या रूल चलते हैं? सबसे पहले हायर हो 90 डेज एंड 10 डेज वी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, कब से? प्रीसीडिंग रेलिवेंट डेट। अब रेलिवेंट डेट क्या है? रेलिवेंट डेट है 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल। और अगर ये सैटरडे संडे हो तो इंक्रीज होंगे, तो ब्रेक खोलिए और सैटरडे संडे एक दिन पहले। तो अगर सैटरडे आ रहा है तो मंडे पहले। तो पहला पॉइंट है हायर ऑफ 90 डेज। उसके बाद सेकंड था वैल्यूएशन रिपोर्ट। तब जब इफ एनी allotted along with that is being allotted more than 5% of post issue। कहीं कुछ गलत हो, कहीं कुछ ऐसा लगे तो आप कमेंट में डाल के बता सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ लिटरेचर रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जो रिसेंटली मैंने किए उनके हिसाब से लिखा। फिर एनी मेथड पर ये कब होगा? जब आपके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड लास्ट 40 डेज में
आपके शेयर का जो वॉल्यूम है वो आपकी कैपिटल के एक्स परसेंटेज से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको, और उसके लिए भी प्राइस, शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होनी चाहिए ऑन विच एक्सचेंज, जिसका टर्नओवर हाई। तो दैट मीन्स अगर बीएससी, एनएससी, बीएससी पे 50 लाख का वॉल्यूम है, और एनएससी पे 60 लाख का वॉल्यूम है, तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी एक्सचेंज के प्राइसेस पकड़ेंगे। तो इसके बेस पे आप कौन सी एक्सचेंज का प्राइस पकड़ोगे? एनएससी। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है। और डिटेल में कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर की, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम उसके डिटेल मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि शेयर फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है कि नहीं, और उसके लिए एक्सचेंज चूज करनी है। तो एक्सचेंज जिसका 90 डेज टर्नओवर हाई। अब आपने यहाँ पे आपको पता चल गया एनएससी, ये हमारी एक्सचेंज निकली, इसका प्राइस हमको लेना। अब यहाँ पे भी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है कि नहीं, उसके लिए आपने 240 डेज का प्राइस निकाला, उसको अपनी कैपिटल से कंपेयर किया और मालूम पड़ा आपको कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। तो ये आप रेगुलेशन में जाइए, परसेंटेजेस देखिए और कैलकुलेट करिए, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। तो ये अगर आपको पता हो गया कि एनएससी में प्राइस लेना है और एनएससी में फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ से डाउनलोड करेंगे इसके आर्काइव से लाइव डाटा, और फिर प्राइस कैलकुलेशन फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला कैसे करते हैं एक्चुअल है, तो वो आप कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको फॉर्मूला कौन सा? अबोमिनेशन। अब ये जो प्राइस आया, ये आया मिनिमम प्राइस। तो लेटेस्ट से सब कुछ करके इसका प्राइस आया 180 रुपीज, हायर ऑफ इन 102 से। तो अब आपका जो इश्यू प्राइस है वो मिनिमम 180 हो सकता है, लेकिन आपकी चीज है, आपका इन्वेस्टर के साथ एग्रीमेंट है, आप 180 से नीचे नहीं दे सकते, लेकिन आप ऊपर कोई भी प्राइस डिसाइड कर सकते हो more than 180. So let us assume you decide issue price to be 200. तो यहाँ से अब आपको सेकेंड एलिमेंट मिल गया। पहले आपको मिला इन्वेस्टर का नाम, अब मिला, फिर मिला नंबर ऑफ शेयर्स, फिर मिला इश्यू प्राइस। तो अब आपके पास नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए, एजेंडा बनाने के लिए एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इश्यू प्राइस निकाला 200। बोरिंग तो नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो प्लीज आप बताइए कि इसमें अपन क्या चेंज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। ओके, यहाँ पे हम, हाँ, तो इश्यू प्राइस डिसाइड हो गया हमारा। हम कर रहे थे एक्टिविटी चार्ट।
सबसे पहले प्री बोर्ड मीटिंग में हमने इन्वेस्टर आइडेंटिफाई किया। ओके, यहाँ पे तो इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन हो गया। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मिनिमम इशू प्राइस निकाला और उसके बेस पे आपने इशू प्राइस निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे? अब आप डिसाइड करेंगे कि ये पैसा यूज क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू जो है ये बहुत क्रिटिकल है, वेग नहीं हो सकता। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कैपेक्स, देयर मे बी एनी चॉइस, वर्किंग कैपिटल, repayment of loans for general purpose। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए, कैपेक्स के लिए तो आपकी मैनेजमेंट आपको बताएगी और उसी हिसाब से आप इसका ब्रेकअप डालोगे कि क्या आपको एप्लीकेबल है क्या नहीं। लाइक अभी करंट केस में हम लोग 10 लाख शेयर 200 रुपए के हिसाब से इशू कर रहे हैं, तो 20 करोड़ रुपए हो गए। 20 करोड़ रुपए कैपेक्स में 10 करोड़ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में 3 करोड़। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन 3 करोड़, जनरल कॉर्पोरेट सर्विस 4। हाँ, कितना हो गया? तो 4 करोड़। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट मोर देन, नॉट ग्रेटर देन 25% टोटल इशू। अब ये लिख तो दिया लेकिन ये हाइपोथेटिकल नहीं है। जब आप इन प्रिंसिपल के लिए जाएंगे तो एक्सचेंज आपसे इनका ब्रेकअप मांगेगी। अगर कैपेक्स है तो इनवॉइसिंग, प्रोफोर्मा इनवॉइसिंग मांग सकती है। वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन मांगेगी। फिर कोई सडन इंक्रीज है तो उसके रीजन मांगेगी। तो ये एंगल पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको वर्किंग पेपर्स फॉर द फिगर्स हैव टू बी रेडी। तो अब आपके पास ऑब्जेक्ट्स भी आ गए, कि हम यहाँ करेंगे। तो अब क्या करेंगे? अब आपके पास किसको इशू करना है, कितना इशू करना है, किस लिए इशू करना है और किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट इशू करने हैं, ये सब डिटेल आपके पास है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा प्री बोर्ड मीटिंग में? सोचे, अब आपका काम है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की तैयारी करना। अब काम करेंगे आप ड्राफ्टिंग और, सबसे पहले प्री बोर्ड मीटिंग में आप क्या करेंगे? एक्सचेंज को इंटीमेशन देंगे प्रायर। रूल क्या कहते हैं? क्लियर वर्किंग, दैट मीन्स एक्सक्लूड डेट ऑफ notice related to something in there should be
तो अगर आप मंडे नोटिस देते तो अर्लीस्ट कब हो सकता है? मंडे छोड़ दीजिए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो थर्सडे वुड बी द अर्लीस्ट। एक्सचेंज इंटीमेशन दे रहे हैं प्रायर। अब इसमें आपको क्या देना है, क्या लिखेंगे कि बोर्ड मीटिंग हो रही है, इसलिए कंसीडर इफ आप श्योर है कि आप प्रोफेशनल के थ्रू ही जाएंगे तो मोड मेंशन कीजिए, नहीं तो एनी मोड करके लिखिए। अब इसके साथ आपको क्लोजर करना है ट्रेडिंग विंडो। कहाँ पे इन मेल डालनी है, इवेंट क्रिएट करनी है, एफडीडी सॉफ्टवेयर नेम एंटर करना है, गोल्ड पार्ट होगा ट्रांजेक्शन, ईमेल करनी है ट्रेडिंग पर्सन को, क्या नोट टू। अब ये क्लोजर ट्रेडिंग विंडो कब तक रहेगा? टू वर्किंग 20 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ। ठीक है, अभी जब इंटीमेशन देंगे ये पीडीएफ एक एक्सपीआर में दोनों। अब इंटीमेशन आपने दे दी, ठीक है। अब आपके पास टाइम कितना है? सिर्फ 2 वर्किंग डेज मीटिंग के पहले। तो इस टाइम आपको भेजना है एजेंडा एंड नोटिस टू डायरेक्टर्स। तो हमको एजेंडा और नोटिस भेजना है डायरेक्टर्स को कब? वर्किंग डेज इन एडवांस। इससे कम टाइम पे भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं, शेड्यूल नोटिस में आपको अलाउड है। तो आप एजेंडा नोटिस भेजिए, टेक्निकली यही रखिए। अब अगर आपको एजेंडा नोटिस भेजना है तो आपके पास रेडी क्या क्या होना चाहिए? ड्राफ्ट ईजीएम नोटिस और दूसरी नोटिस। ये रेडी होना चाहिए। ये रेडी करने के लिए आपको क्या लगेगा? कंप्लायंस सर्टिफिकेट, क्योंकि उसका लिंक नोटिस में आता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर एप्लीकेबल है तो। शेयर होल्डिंग ऑब्लिगेशन डेट। तो ये मिनिमम आपको ध्यान रखना है। फिर आपका डेट टाइम वेन्यू, मोड, फिजिकल पीवीसी। ये तो हो गया आपका एक ड्राफ्ट ईजीएम नोटिस रेडी होना चाहिए। ये रेडी हो गया तो अपने आप आपको प्रीएम्बल वेम्बल सब मिल जाएगा। इसके बाद आपका एजेंडा नोट रेडी होना चाहिए।
ये आपने एजेंडा नोटिस करने के लिए एजीएम नोटिस लिया, एजेंडा नोट लगाया और डायरेक्टर्स को 2 क्रिया वर्किंग डेज पहले भेज दी। अब क्या करेंगे? ये तो था प्री बोर्ड। अब आ गई बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ? बोर्ड मीटिंग में बोल द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड टू कंसीडर प्रपोजल पास रेजोल्यूशन, जिसमें क्या करेंगे? ऑथोराइज करेंगे ऑफिसर्स ड्राफ्ट टेस्ट फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस, इस चीज के लिए लॉकिंग इन प्रिंसिपल ठीक है, ये आपने बोर्ड मीटिंग की। इसके बाद क्या किया आपने? आउटकम टू एक्सचेंज विद रेवल्यूशन 30 डिस्क्लोजर बोर्ड बोर्ड मीटिंग एक्स डेट हो गए, ये भी एक्स दिन में जाएगा, प्लस 30 मिनट्स, 30 मिनट्स और 3 आवर्स, जो भी आपको इवेल्युएशन करते हैं। और फिर अपलोड कर दीजिए वेबसाइट। यहाँ पे आपको बोर्ड एडिशन इन प्लेस हो गया। फाइलिंग ऑफ एनजीटी 14, प्रिपरेशन ऑफ मेजर्स पार्ट 30 बोर्ड मीटिंग हो गई। अब क्या करेंगे? डेफिनेटली हम नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट बोर्ड मीटिंग। देखो क्या क्या होगा। हम यहाँ पे चीजें फटाफट जोड़ेंगे। सबसे पहले आप लॉक इन करवाएंगे, लॉक इन ऑफ दी जस्ट you will start with very select transaction statements. Then preparation of principal। ये तो करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? जो आपकी नोटिस की डिस्पैच डेट है उतना ही, क्योंकि नोटिस की डिस्पैच डेट पे आपको नोटिस टू एक्सचेंज एंड फाइलिंग ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल एप्लीकेशन। तो क्या हुआ? बोर्ड मीटिंग के बाद आपने प्रिफरेंशियल के लिए एप्लीकेशन डाल दी, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट कलेक्ट कर ली, जो आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल की स्टेज पे लगने वाली है। आपने ये नोटिस बनाया और एक्सचेंज को भेजा, फिर शेयर होल्डर्स को भेजा।
अभी मीटिंग की डेट थी -23 और 23 अगर पूरे ईमेल में, 25 अगर फिजिकल में। बाय ईमेल, ईमेल, ये। अब इन प्रिंसिपल एप्लीकेशन फाइल हो चुकी। अब आप क्या करेंगे? आपने लॉगिन करा दिया है, लॉगिन के सर्टिफिकेट इन प्रिंसिपल के साथ चले गए हैं, नहीं गए थे तो आपने बाद में सबमिट किए। अब क्लोज बोर्ड मीटिंग के बाद एक्टिविटी खत्म होती है, ईजीएम नोटिस डिस्पैच होने। अब टाइम शुरू होता है बोर्ड मीटिंग पोस्ट डिस्पैच से जनरल मीटिंग। इस प्रोसेस में क्या करेंगे? हम्म? इस प्रोसेस में हम करेंगे एक्सचेंज की क्वेरी, एक्सचेंज क्वेरीज रेजोल्यूशन। तो जो मांग रहे हैं आप उनकी सप्लाई कीजिए, उनकी डिटेल्स दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए एंड रिसीव इशू ओरिजिनल if required by exchange remote voting and कीजिए। फिर जनरल मीटिंग होल्ड कीजिए। ठीक है, और क्या आउटकम प्रोसीडिंग्स इन वोटिंग रिजल्ट्स सबमिट कीजिए। रिसिप्ट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल, फिर डिक्लेरेशन ऑफ फाइल इमीडिएटली वोटिंग वोट रिसीप्ट, then issue passport to investors after making increase। पहले जनरल मीटिंग तक ले लें, तो यहाँ तक हो गया जनरल। अब अपने पोस्ट जनरल मीटिंग टिल अलॉटमेंट का क्या कर रहे हैं? टिल ट्रेडिंग परमिशन। नेक्स्ट हो गया पोस्ट जनरल मीटिंग टिल अलॉटमेंट, टिल ट्रेडिंग परमिशन। That means close the election। क्या किया? बोर्ड में एजीएम हो चुकी, सबमिशन हो गया। अब आप करिए फाइल यानी कॉपी विद आंसर, फिर करिए डिक्लेरेशन ऑफ एजीएम टाइम एजीएम prior to issue to passport। ये आपको एजीएम का 30 दिन मिला। अभी आपने एमटीटी 14 फाइल कर दिया। अब इशू पासपोर्ट टू इन्वेस्टर्स
राइट, आफ्टर मेकिंग एंट्री इन कैश फ्लो। अब एक्सप्रेस वन पीजीएम के बाद अगली दिन कर दीजिए। अब रिसीव द एप्लीकेशन फॉर्म एंड आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ से दीजिए, लेकिन आप अलॉटमेंट जो है वो एजीएम के 15 दिन के अंदर अपने को कंप्लीट करना है। तो जल्दी आप 7 डेज दीजिए, एजीएम प्लस 7 डेज। ठीक, कैसा आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। अब बोर्ड मीटिंग या फिर सर्कुलर रेजोल्यूशन। यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं कि बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है। नहीं, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इशू के टाइम कंपलसरी थी जो आपने सबसे पहले सर्कुलर रेजोल्यूशन और अलॉटमेंट। तो एजीएम के लेस देन 15 डेज के अंदर कर दिया। अब क्या कर दिया, अलॉटमेंट आपने कर दिया। अब आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए लिस्टिंग का। तो बिना लिस्टिंग एप्लीकेशन के एनएसडीएल सीधे से क्रेडिट नहीं करेंगे। फाइलिंग ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म्स, अलॉटमेंट के रिसिप्ट ऑफ लिस्टिंग अप्रूवल के आफ्टर लिस्टिंग अप्रूवल की। अब लिस्टिंग अप्रूवल के बाद आपने किया कंफर्मेशन, क्रेडिट कंफर्मेशन आएगा आपको। टेम्पोरेरी ऐसे ये कब शिफ्ट होएगा, जब ये और इसके साथ सर्टिफिकेट एनी अदर डॉक्यूमेंट चेंज देंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगी ट्रेडिंग अप्रूवल, जिसके साथ ही शेयर्स मेन ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये कई लोग पैस अलॉटमेंट के बाद यहाँ पे फाइलिंग हो, कई लोग कहते हैं पैस 3 के बाद यूज करें, कई लोग ट्रेडिंग परमिशन से यूज करें। लॉ में पैस 3 लिखा हुआ है, बट कंपनी के कोड। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस खत्म होता है, मोटा मोटा ये प्रोसेस आपका एक्स प्लस 45 डेज में पूरा हो जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम जरा सीरियल नंबरिंग करते हैं तो समझेंगे। हमने शुरू किया था एक्टिविटी चार्ट बनाना, तो सबसे पहले हमने कहा प्री बोर्ड मीटिंग एक्टिविटी, जिसमें हमने कहा इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन किया। फिर हम लोगों ने इश्यू प्राइस डिटरमाइन किया। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू डिटरमाइन किया। फिर एक्सचेंज को इंटीमेशन दी। फिर एजेंडा एंड नोटिस दिया डायरेक्टर्स। सही है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, अब आ गई पोस्ट बोर्ड मीटिंग।
पोस्ट बॉडी में हमने लॉग इन कराया, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट सेलेक्ट करी, इन प्रिंसिपल एप्लीकेशन बनाई, ईजीएम नोटिस रेडी किया, फिर हमने कहा नोटिस रेडी किया था और डिस्पैच किया। उसके बाद हम लोगों ने कहा डिस्पैच के बाद क्या क्या एक्टिविटी करी। एक्सचेंज की क्वेरी रिजॉल्व की, ओरिजिनल चाहिए था तो इश्यू किया, रिमोट वोटिंग एंड करी, एजीएम पे मीटिंग एंड करी, सबमिशन किए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल आई, एग्जीक्यूटिव 14 के दायरे से हम लोगों ने यहाँ से उड़ा दी। इसके बाद हम लोगों ने किया अगला काम। अब हम लोगों ने फाइल किया एग्जीक्यूटिव 14, ईजीएम के मिनट रीड करने के लिए टाइम था, कैश 4 बनाया, इश्यू किया, पैसा आया, बोर्ड मीटिंग के सर्कुलर रेजोल्यूशन किया, लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन किया, कॉर्पोरेट एक्शन फाइल किया, क्रेडिट कंफर्मेशन आई, ट्रेडिंग अप्रूवल आई और पैसा यूज किया। तो ये हमारा प्रोसेस था। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट करिए मुझको, CS गौरव ठाकुर, गौरव ठाकुर एंड कंपनी, पोस्ट अकाउंटेंट का प्रोप्राइटर, फाउंडर ऑफ अकेडमी। मोबाइल नंबर है 9820255196। व्हाट्सएप कीजिए, फोन कीजिए या फिर मेल करिए। मेरे यूट्यूब चैनल राइट मूव अकेडमी में भी आपको ये वीडियो मिलेगा, और आपको प्रेजेंटेशन की कॉपी चाहिए तो मेरे को DM करिए। होप आपको ये समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई इशू रहे तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ये मैं सेव करता हूँ आपके लिए और एंड करते हैं।